नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाए हैं ईएसबी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा अस्पताल सहायक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ के लेखक है कमलेश्वर। यह आज का हमारा विषय है। इस पर विभिन्न प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आपको कितने प्रश्न याद हैं और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो यह तो आपको याद होना ही चाहिए, कमलेश्वर द्वारा जो है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी लिखी गई है। इस कहानी में किस देश की महारानी के भारत आगमन की विस्तृत चर्चा की गई है? तो दूसरे प्रश्न में ये बात पूछी गई, किस देश की महारानी आई थी हमारे यहाँ? तो सही उत्तर है इसका, इंग्लैंड की महारानी आई थी एलिजाबेथ। उस समय का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तीसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ और कौन भारत के विशेष दौरे पर आ रहा था? उस समय रानी एलिजाबेथ द्वितीय आई थी और उनके साथ उनके प्रिंस, जिनका नाम था फिलिप, वो आए थे। पति जो उनके थे प्रिंस फिलिप। अगला प्रश्न है, रानी के आगमन की पूर्व सूचना से भारत में मुख्यतः कहाँ हड़कंप मचा हुआ था? तो सही उत्तर होगा, नई दिल्ली के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ था। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी यानी कि टेलर की चिंता और मानसिक परेशानी का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था दर्जी की परेशानी का? कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी। अब देखिए, सबकी अलग अलग चिंताएं होती हैं। अब टेलर को ये चिंता थी कि भाई भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। नेक्स्ट, रानी के विशेष सूट के निर्माण के लिए रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया था? तो भारत से जो है उनके लिए विशेष सूट के लिए कपड़ा गया था। आने से पहले ही वहां से वो स्वयं अपना सूट लेकर आ रही थी। रानी एलिजाबेथ के हल्के नीले रेशमी सूट पर कुल कितना सरकारी खर्च आया था? करीब 4,000 रुपए का सरकारी खर्च आया था। इंग्लैंड के अखबारों में छपने वाली खबरों की कतरनें भारतीय अखबारों में कब दिखती थी? अगले ही दिन सुबह समाचार पत्रों में दिखती थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में रानी के स्वागत के दौरान सबसे बड़ी प्रशासनिक समस्या क्या खड़ी हो गई थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाव का गायब होना, ये प्रशासनिक समस्या हो गई थी। जॉर्ज पंचम की प्रसिद्ध लाट या मूर्ति नई दिल्ली में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इंडिया गेट के ठीक सामने राजपथ पर स्थापित की गई थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से नाक गायब होने के पीछे पाठ के अनुसार मुख्य कारण क्या था? तो सही उत्तर है, राजनीतिक आंदोलनकारियों द्वारा नाक काट दिया जाना। यानी कि ऐसा माना गया कि जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे उन्होंने नाक को काट दिया था। इस ऐतिहासिक लाट की सुरक्षा के लिए वहां पर किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम थे? हथियारबंद जवानों और पहरेदारों की तैनाती थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की सुरक्षा के लिए। नाक टूटने की घटना से आजाद भारत के सरकारी तंत्र में किस भावना का उदय हुआ? औपनिवेशिकहीनता और घबराहट पूर्ण गुलामी की मानसिकता का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित प्रशासनिक हुक्मरानों की उच्च स्तरीय बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? तो इसका क्या निष्कर्ष निकला? किसी भी कीमत पर लाट पर नाक पुनः लगवाई जाएगी। लाट यानी कि मूर्ति पर। नाक की गंभीर समस्या के तत्काल समाधान हेतु बैठक में फौरन किसे आमंत्रित किया गया था? तो सही उत्तर है, एक आर्थिक रूप से लाचार लेकिन कुशल मूर्तिकार को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार की व्यक्तिगत और आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से कैसी थी? उत्तर है, वह एक सच्चा कलाकार था लेकिन पैसों से अत्यंत लाचार था।
मूर्तिकार की व्यक्तिगत स्थिति क्या थी? सच्चा कलाकार था। और आर्थिक स्थिति कैसी थी? कि पैसों से अत्यंत लाचार था। अगला प्रश्न, मूर्तिकार ने दरबार में उपस्थित होते ही अधिकारियों से पहला प्रश्न क्या किया? अब ये वाला जो है प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यह लाट कब बनी थी, यानी कि मूर्ति कब बनी और इसके लिए पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। लाट में प्रयुक्त पत्थर का मूल ऐतिहासिक विवरण ढूंढने का कार्य किसे सौंपा गया? पुरातत्व विभाग के क्लर्क को सौंपा गया था। सभी फाइलों की जांच करने के बाद क्लर्क ने अधिकारियों को क्या उत्तर दिया था? तो क्या उत्तर दिया? फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी कि नष्ट हो चुकी हैं। क्लर्क ने अधिकारियों को उत्तर दिया कि फाइलें सब कुछ हजम कर गई, यानी कि फाइलें ही नष्ट हो गई। अगला प्रश्न है, फाइलों के गायब होने की सूचना पर हुक्मरानों के चेहरे पर निम्नलिखित में से क्या छा गया? उदासी, घबराहट और गहरी मायूसी छा गई। मूर्तिकार ने अधिकारियों की घबराहट को दूर करने के लिए सर्वप्रथम क्या सुझाव दिया था? वह स्वयं भारत के पहाड़ों पर जाकर समान पत्थर ढूंढेगा, कि जैसे मूर्ति का पत्थर उसी के समान पत्थर ढूंढेगा। पत्थर की उपयुक्त खोज के लिए मूर्तिकार ने मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों की यात्रा की थी? तो भारत के सभी पर्वतीय प्रदेशों और पत्थरों के खानों की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश का चप्पा चप्पा छानने के पश्चात मूर्तिकार ने पत्थर के विषय में क्या बताया? यह पत्थर पूरी तरह विदेशी है और भारतीय पहाड़ों पर नहीं पाया जाता है। पत्थर विदेशी है सुनकर सभापति ने गहरी कुंठा और व्यंग में सभा में क्या कहा? लानत है अक्ल पर, जब हम विदेशों की जीवन शैली तक अपना चुके हैं। निराशा के क्षणों में मूर्तिकार ने बंद कमरे में अधिकारियों के सम्मुख क्या नया गुप्त प्रस्ताव रखा? देश के महान नेताओं और महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों की नाप ली जाए। महापुरुषों की नाक नापने के इस अनैतिक प्रस्ताव पर अधिकारियों की क्या प्राथमिक प्रतिक्रिया थी? वे पहले घबरा गए, फिर दबी जुबान से गुप्त स्वीकृति दे दी। मूर्तिकार सबसे पहले मुंबई या बंबई पहुंचकर किसकी नाक नापने गया था? दादा भाई नेरोजी, तिलक, गोखले, शिवाजी और जहांगीर की, कि भाई किसी की नाक तो जो है जॉर्ज पंचम की नाक की जगह फिट हो जाए। गुजरात प्रांत में मूर्तिकार ने मुख्य रूप से किन महान देशभक्तों की प्रतिमाओं की जांच की? तो गुजरात के कौन है? महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, महादेव देसाई हैं और विट्ठल भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न, बंगाल पहुंचकर, अब देखिए अलग अलग राज्यों के जो मुख्य नायक हुए हैं, राष्ट्र नायक, उनके यहाँ विवरण दिए गए। तो बंगाल पहुंचकर मूर्तिकार ने किन प्रमुख राष्ट्र नायकों और चिंतकों की मूर्तियों का परीक्षण किया? बंगाल के कौन कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद। अगला प्रश्न, बिहार के पटना सचिवालय के सामने मुख्य रूप से किनकी प्रतिमाएं थीं? अब बिहार आ गए हम, तो बिहार में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाले बच्चों की प्रतिमाएं थीं। उत्तर प्रदेश के दौरे में मूर्तिकार ने मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल की मूर्तियां कहाँ देखी? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, और लखनऊ आदि नगरों में। देश के सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की नाकों की क्या मुख्य विशेषता सामने आई? कि वे जॉर्ज पंचम की नाक से काफी बड़ी थीं, यानी कि अत्यधिक सम्मान वाली थी। लेखक पूरे पाठ में कमलेश्वर द्वारा यही बताया गया है कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से काफी बड़ी है। शहीद भारतीय बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी होने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कि भारतीय शहीदों और बच्चों का सम्मान ब्रिटिश सम्राट से अधिक है। संपूर्ण भारत की मूर्तियों की जांच करने के बाद जब नाक नहीं मिली तो मूर्तिकार क्या करने लगा? वह अधिकारियों की लाचारी का अनुचित लाभ उठाकर पैसे ऐंठता रहा। अगला प्रश्न है,
सभी ऐतिहासिक प्रयासों के असफल होने के बाद मूर्तिकार ने अंततः कौन सा विभत्स सुझाव दिया? 40 करोड़ जनता में से किसी एक जीवित नागरिक की नाक काटी जाए। अब देखिए कैसे जो है मूर्तिकार, क्या कहा उसने कि 40 करोड़ जो जनता है उसमें से किसी एक जिंदा नागरिक की नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार द्वारा जिंदा नाक लगाने के प्रस्ताव पर सभा में कैसा भयावह वातावरण सा छा गया। सन्नाटा, भय और स्तब्ध कर देने वाली खामोशी का। क्या अधिकारियों ने मूर्तिकार को जीवित नागरिक की जिंदा नाक काटने की गुप्त अनुमति दे दी? हाँ, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मौन और दबी जुबान से स्वीकृति दे दी थी। अब देखिए एक विदेश से आने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए उस समय की भारतीय सरकार ने यहां तक अनुमति दे दी, तो इस पर व्यंग कमलेश्वर द्वारा जॉर्ज पंचम की नाक में किया गया है। जॉर्ज पंचम की लाट के पास स्थित तालाब को सुखाकर क्या विशेष किया गया था? उसमें साफ और ताजा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। नाक लगने के अगले दिन भारतीय अखबारों ने इस भयानक घटना को किस प्रतीकात्मक ढंग से छापा? नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती, यानी कि ये जो है इसको ऐसा लगा कि भाई असली नाक है, अखबारों में छापा गया। नाक लगाने वाले दिन के समाचार पत्रों में कौन सी अत्यंत विस्मयकारी बात देखी गई? कोई उद्घाटन, स्वागत समारोह, फीता काटने, अभिनंदन की कोई खबर नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ हिंदी साहित्य की मुख्य रूप से किस विधा के अंतर्गत आता है? राजनीतिक और सामाजिक व्यंग प्रधान कहानी है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें से। राजनीतिक और सामाजिक व्यंग प्रधान कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। हिंदी मुहावरों और लोक व्यवहार में नाक निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा प्रतीक है? नाक जो व्यक्ति और राष्ट्र के मान सम्मान इज्जत का प्रतीक माना गया है नाक को हिंदी के मुहावरों में। रानी के दिल्ली आगमन पर दिल्ली का किस प्रकार रातों रात काया पलट किया गया? दिल्ली को खूब सजाया गया, इमारतें नाज नीनों की तरह सज गई और सड़कें साफ हो गईं। कमलेश्वर ने संपूर्ण कहानी के माध्यम से मुख्य रूप से किस व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है? संवेदनहीन सरकारी तंत्र, नौकरशाही और उसकी कार्यप्रणाली पर। संपूर्ण भारत के पत्थरों के निरर्थक दौरे के बाद मूर्तिकार की वास्तविक मन स्थिति क्या थी? वह अत्यंत हताश, मायूस, निराश और मौन खड़ा हुआ था, क्योंकि वह संपूर्ण भारत में घूमकर आ गया था। पाठ के अनुसार भौगोलिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र होने पर भी हम मानसिक रूप से किसके अधीन है? पाश्चात्य संस्कृति और हमारे भूतपूर्व विदेशी ब्रिटिश शासकों के अधीन हैं। यह उस समय के दौर में ऐसा था, वर्तमान में ऐसा नहीं है। अधिकारियों की लाचारी और डर का मूर्तिकार ने अंत तक किस प्रकार अनुचित लाभ उठाया? वह नए सुझावों के बहाने सरकारी खजाने से लगातार पैसे वसूलता रहा। यही होता है आज के समाज में। क्लर्क द्वारा कहा गया वाक्य फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं का क्या गहरा व्यंग्यात्मक तात्पर्य है? सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार से पुराना रिकॉर्ड नष्ट हो चुका है। ये फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, इसका अर्थ है। कमलेश्वर की इस प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी जॉर्ज पंचम की नाक का अंत किस प्रकार के दृश्य के साथ होता है? देश की लज्जाजनक स्थिति पर गंभीर मौन, विरोध और गहरे सन्नाटे में जो है इस कहानी का अंत होता है। तो इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न आसानी से आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इन चैप्टर्स का अच्छे से अध्ययन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।